हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। जी हाँ, आज हम जो है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज्यादा है। मेरे भाई, अगर आप दुनिया के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य के बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आपका झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सीबीएसई, दुनिया के किसी भी कोने के बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपके पास बुक है, तो आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के आने के जो चांस हैं वो एग्जाम के अंदर जो है वो कहीं ज्यादा है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एग्जाम के अंदर जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है उसको हम क्या कहते हैं। मतलब एक विशेष कीमत पर वस्तु की एक विशेष मात्रा जो हम खरीदते हैं उसको जो है हम क्या कहते हैं। उसको हम जो है मांग बोलेंगे, या उसको हम जो है मांगी गई मात्रा बोलेंगे, या मांग वक्र पर संचालन बोलेंगे, या मांग में खिसकाव बोलेंगे। उसको जो है हम क्या बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु की एक विशेष कीमत पर जो एक विशेष मात्रा हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। अब ये मांग की डेफिनेशन नहीं है। मांग की डेफिनेशन क्या होती है? मांग की डेफिनेशन या तो मांग है या मांग की मात्रा है, ठीक है, या मांगी गई मात्रा है। मांग होता है एक विशेष कीमत और एक विशेष समय अवधि में उपभोक्ता जो खरीदने के लिए तैयार होता है, वो मांग होती है। अब यहाँ पे एक विशेष कीमत और दूसरा विशेष समय अवधि नहीं पूछ रहा, एक विशेष मात्रा बोल रहा है। तो इसका जो आंसर है पहले का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु की जो विशेष मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है उसको जो है मांगी गई मात्रा जो है कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपसे क्या कहता है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को दर्शाने वाली अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर हम बोला है बाजार में, क्या बोला उसने? बाजार में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को दर्शाने वाली अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण जो है ये आपका क्या कहलाएगा। मतलब आपको बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बात कर रहा है बाजार मांग अनुसूची की। देखो, मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये कह रहा है अगर आप जो मांग अनुसूची जो आपको दे रखी है, मुझे कैसे पता चले मांग अनुसूची है? क्योंकि उसने यहाँ पे लिख दिया अनुसूची। और मांग अनुसूची क्या होती है? जो वस्तु की कीमत और मांग के बारे में बताती है तालिका के रूप में, वो मांग अनुसूची होती है। और ये दो तरीके की होती है, एक व्यक्तिगत और एक बाजार। तो मुझे कैसे ये कौन सी है? ये बाजार वाली है, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया कि बाजार मांग अनुसूची है ये, कि बाजार में किसी वस्तु के जितने भी उपभोक्ता उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे उसके उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मांग कर रहे हैं, वो जो तालिका है अगर हम उसका चित्रीय प्रस्तुतिकरण करें तो वो क्या कहलाएगा। तो भाई जब आप बाजार मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण करोगे तो उससे आपको जो वक्र मिलेगा वो बाजार मांग वक्र मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप व्यक्तिगत मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण करोगे तो आपको जो है व्यक्तिगत मांग वक्र मिलेगा। तो आपको ही ध्यान रखना है आप किस मांग अनुसूची का, किस तालिका का जो डेटा है वो प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पर। अगर बाजार का कर रहे हैं तो बाजार मांग वक्र मिलेगा, अगर व्यक्तिगत का कर रहे हैं तो व्यक्तिगत मांग वक्र मिलेगा। तो सेकंड का जो आंसर है सी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। कह रहा है जब किसी वस्तु की 5 रुपए की इकाई कीमत पर ए की मांग 11 इकाइयां और बी की मांग 14 इकाइयां और सी की मांग 8 इकाइयां है, तो बाजार मांग जो है
वो क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को 5 रुपए पे ए उपभोक्ता जो है वो खरीदता है 11, बी उपभोक्ता जो है वो खरीदता है 14 और सी उपभोक्ता जो है वो खरीदता है 8, ये खरीदता है वो आपसे पूछ रहा है बाजार मांग क्या होगी। ए उपभोक्ता है 5 रुपए पे इतनी खरीदता है, बी उपभोक्ता इतनी खरीदता है और सी उपभोक्ता जो है वो इतनी मांग करता है। तो वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बाजार मांग जो है ये क्या होगी, ये बताइए। तो बाजार मांग भाई व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है। आपको इन सबको जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर जाएगा। तो 8 4 12 और 1 13 और 1 2 3 तो 33 आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ये ध्यान रखना है बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है। बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है। मांग वाले चैप्टर में से इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान जो है वो क्या प्रकट करता है। देखो मांग वक्र जो होता है ये आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं इसका ये जो नीचे की ओर ढलान है ये क्या प्रकट करता है कि कीमत में और मांगी गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, या कोई संबंध नहीं होता, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई यहाँ पे जो है मांग आती है, यहाँ पे कीमत आती है। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पे मांग घटती है और कीमत घटने पे मांग बढ़ती है, जिसकी वजह से मांग वक्र जो है ये ऋणात्मक ढाल वाला जो है ये होता है। तो फोर्थ का जो आंसर है बी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा। फोर्थ का आंसर जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि जब सेबों की कीमत में वृद्धि के कारण संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है। मतलब एक वस्तु सेब है और एक वस्तु संतरे हैं। अगर सेब की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उससे जो संतरे की मांग है उसमें वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है इन दो वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है। ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये किस प्रकार की हैं, ये स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है, सामान्य वस्तु है, या घटिया वस्तु है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो गुड्स हैं ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि सेब की कीमत में वृद्धि होने से संतरे की मांग में वृद्धि हो रही है। जैसे कि स्थानापन्न गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। अगर चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो उपभोक्ता चाय पी रहा था वो उपभोक्ता कॉफी पीना शुरू कर देगा, बिकॉज कॉफी जो है वो सस्ती है एज कंपैरिजन टू टी। इस चीज को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो जाएगा ए, कि ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि उपभोक्ता इसको एक दूसरे के स्थान पे क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। कह रहा है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो किस तरीके का होता है। तो सामान्य वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है, आपको ये ध्यान रखना है ये वाला जो कर्व होता है, ये वाला जो कर्व होता है जो हम इस तरीके का बनाते हैं ऋणात्मक ढाल वाला, इसको ऋणात्मक ढलान कहते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये होता है आपका सामान्य वस्तु का और घटिया वस्तु का। ठीक है, सामान्य वस्तु का और घटिया वस्तु का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से बनता है। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है एक डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है, ये होता है डी और डी। ये वाला जो डायग्राम है ये इसको क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं ऋणात्मक ढाल वाला, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धनात्मक ढाल वाला। तो ये कौन सी वस्तु होती है जिसका मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। आप जो है सभी बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि वो कौन सी वस्तु है जिसका मांग वक्र जो है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है ये होता है गिफिन वस्तु। ठीक है, गिफिन वस्तुएं जो होती हैं
वो मांग के नियम का अपवाद होती है, उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। इसमें क्या होता है, ये एक अलग तरीके की वस्तुएं होती है जिसकी कीमत बढ़ने पे मांग बढ़ती है और कीमत घटने पे मांग घटती है। तो एक क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र जो है वो कैसा होता है। तो अगर गिफिन का पूछे तो धनात्मक होता है, और सामान्य और घटिया का पूछे तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, आप इन दोनों को सेम, बच्चे क्या समझते हैं, इनको सेम समझते हैं। ये घटिया वस्तुओं को और गिफिन वस्तुओं को सेम समझते हैं। घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु जो है वो भाई सेम नहीं होती हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। घटिया वस्तु पे मांग का नियम लागू होता है और गिफिन वस्तु पे मांग का नियम लागू नहीं होता। अगर आपको इसमें बहुत ही ज्यादा डीप से पढ़ना है कि क्या डिफरेंस होता है, प्लेलिस्ट में जाके आप व्यष्टि नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो नंबर 27, वीडियो नंबर 27 आप देख सकते हैं। तीनों गुड्स के मैंने आपको बता रखा है कि भाई आप जो है सामान्य वस्तु कौन सी होती है, घटिया वस्तु कौन सी होती है और गिफिन वस्तु जो है वो कौन सी होती है। तो जो सामान्य वस्तु होती है, जो सामान्य वस्तु होती है उसका कैसा होता है, उसका होता है ऋणात्मक, और घटिया का भी ऋणात्मक, और जो गिफिन होती है उसका होता है धनात्मक। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या मांग वक्र कभी धनात्मक ढाल वाला हो सकता है या नहीं हो सकता। ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मांग वक्र कभी धनात्मक ढाल वाला हो सकता है या नहीं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो भाई मांग वक्र जो है वो धनात्मक ढाल वाला हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपसे कहता है कि मांग का नियम जो है लागू नहीं होता। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसपे मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मांग का नियम लागू नहीं होता मतलब मांग के नियम के ये अपवाद पूछ रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य वस्तु, गिफिन वस्तु, निम्न कोटि वस्तु, या इसमें से कोई नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो निम्न कोटि जो वस्तु होती है, निम्न कोटि वस्तु को ही घटिया वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो तीनों अलग अलग वस्तुएं होती हैं, इसको नॉर्मल गुड्स, गिफिन गुड्स और ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों पे मांग का नियम लागू होता है, लेकिन ये जो होती है गिफिन वस्तुएं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, गिफिन वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं होता, ये मांग के नियम का अपवाद होता है। जैसे कि मोटा अनाज, मोटा बाजरा इस वस्तुओं का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मोटे कपड़े, ये इसके इनके एग्जाम्पल होते हैं। ये अलग ही टाइप की वस्तुएं होती हैं जिसमें उपभोक्ता कीमत बढ़ने पे मांग को बढ़ा देता है और कीमत घटने पे मांग को घटा देता है, उसको कहते हैं गिफिन वस्तुएं। इस पे मांग का नियम लागू नहीं होता। तो 7वें का जो आंसर है वो जाएगा बी। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं वह वस्तुएं होती हैं जिसका जो आय प्रभाव होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती है वो कौन सी होती है। घटिया वस्तु को ही निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो घटिया वस्तुएं कौन सी होती हैं। घटिया वस्तुएं ऐसी वस्तु, आय के साथ पूछा उसने बेटा, कीमत के साथ नहीं पूछा, आय के साथ पूछा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आय के साथ कैसा संबंध होता है इसका, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे 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 मान लो यहाँ पे हम अब की बार क्या लिखेंगे, आय, और यहाँ पे आप लिखेंगे मांग। अब यहाँ कीमत नहीं लिखेंगे, उसने आय के साथ पूछा है। तो घटिया वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें उपभोक्ता क्या करता है, मान लो इतनी इनकम पे वो इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था। अब अगर उसकी इनकम बढ़ गई, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो इस वस्तु की कम क्वांटिटी, अगर आय बढ़ गई तो वो कम क्वांटिटी खरीदेगा, अगर और बढ़ गई तो और कम खरीदेगा, अगर इनकम बढ़ गई तो और कम खरीदेगा। तो इसका जो मांग वक्र है वो इस तरीके से बनेगा। जो घटिया वस्तुएं होती हैं, जो घटिया वस्तुएं होती हैं उसमें आय के साथ कैसा रिलेशन होता है, आय के साथ जो है ऋणात्मक संबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य वस्तुओं के साथ कैसा होता है, सामान्य वस्तुओं के जो साथ है, सामान्य वस्तुओं के जो साथ है वो होता है धनात्मक संबंध। लेकिन जो घटिया वस्तुएं होती हैं उसके साथ जो है, उसके साथ जो है ये होता है आपका ऋणात्मक संबंध। ये आपको जो है ध्यान रखना है। आप, अब वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं, मतलब कौन सा जो पेयर है वो स्थानापन्न वस्तु है। कार और पेट्रोल, जूस और कोल्ड ड्रिंक,
ब्रेड और मक्खन या उपरोक्त सभी, इसमें से कौन सा पेयर स्थानापन्न वस्तुएं हैं? स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिसको एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करते हैं, जैसे कि जूस और कोल्ड ड्रिंक। जूस नहीं मिल रहा तो कोल्ड ड्रिंक सही, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रहा तो जूस सही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से पूरक वस्तुओं का कौन सा पेयर है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो पूरक वस्तुओं का एग्जाम्पल है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर पूरक वस्तुओं का जो एग्जाम्पल है वो क्या है। देखते हैं किसको कितना पता है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो गिफिन विरोधाभास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मांग के सिद्धांत के चैप्टर का। गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का जो ढलान है वो कैसा होता है? तो मैंने अभी आपको बताया गिफिन विरोधाभास क्या होता है बेटा। गिफिन विरोधाभास का मतलब यही है कि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उसमें कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। इसी को ही गिफिन विरोधाभास कहते हैं। गिफिन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये चीज एनालाइज की थी कि भाई ये तो अलग ही टाइप की वस्तु है, इसमें कीमत बढ़ने पे मांग बढ़ रही है और कीमत घटने पे मांग घट रही है। यहाँ पे तो कीमत के बीच में और मांग के बीच में प्रत्यक्ष संबंध हो रहा है, और इसका जो कर्व है मांग वक्र वो इस तरीके का बन रहा है, धनात्मक ढाल वाला। इसी को ही गिफिन विरोधाभास कहते हैं। तो इसका जो मांग वक्र है कैसा होता है गिफिन वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मांग वाला चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो इस पे जो मेन टॉपिक है वो है आपका सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, गिफिन वस्तु, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है एग्जाम के अंदर। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जो मोटा अनाज है, जो घटिया वस्तु है, उसका मांग वक्र जो है वो कैसा होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई इन घटिया वस्तुओं के साथ उपभोक्ता की आय में कैसा संबंध होता है। उपभोक्ता की आय में उल्टा संबंध होता है। अगर आय में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर आय में कमी हो रही है तो इनकी मांग को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को जो है आप इसमें ये कह सकते हो, यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटा अनाज जो एक घटिया वस्तु है, मोटा अनाज जो एक घटिया वस्तु है, उसका जो मांग वक्र है वो किस तरीके का बनेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर जो है पूछ रहा है। देखिए बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये पूछ रहा है, हमने इसको थोड़ा गलत पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि अगर उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जो मोटे अनाज जो एक घटिया वस्तु है उसका मांग वक्र जो है किधर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा, क्षैतिज बन जाएगा या ऊर्ध्वाधर रेखा बन जाएगा, क्या होगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई इसका जो मांग वक्र है वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अगर उपभोक्ता की आय में, अगर उपभोक्ता की आय में जो है वृद्धि होती है, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो सिंपल सी बात है वो इसकी मांग को क्या कर देगा, इसकी मांग को कम कर देगा। पहले तो ऐसे बना हुआ था, ठीक है, पहले तो इस तरीके से बना हुआ था। अब क्या होगा, अब अगर इस उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन में जो घटिया वस्तुओं का मांग वक्र है वो इस तरीके से बन जाएगा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, एक सरल रेखा। तो 11वें का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपसे कहता है यदि दो वस्तु पूरक वस्तुएं हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं, वो पूरक वस्तुएं होती हैं। तो अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो इससे क्या होता है, जैसे अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उससे जो कार की जो मांग है वो क्या होगी, घट जाएगी। अन्य वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, अन्य वस्तुओं की मांग में जो है कमी हो जाती है। अगर पेट्रोल, जैसे कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं,
तो अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग कार, स्कूटर, बाइक की मांग को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो 12वें का जो आंसर है बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर कब होता है, इस तरीके से धनात्मक ढाल वाला जो है वो कब होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुओं में जो है ऊपर की ओर होता है, और जो सामान्य और जो घटिया वस्तुएं होती हैं निम्न कोटि की, उसमें नीचे की ओर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है मांग वक्र पर जो संचालन होता है, मांग वक्र पर जो संचालन होता है वो किस तरीके का होता है। तो देखिए कह रहा है मांग वक्र पर संचालन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, या जो अन्य तत्व होते हैं उन कीमत के अतिरिक्त अदर देन प्राइस फैक्टर के कारण होता है, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो मांग वक्र पर जो संचालन होता है वो होता है वस्तु की कीमत के कारण, मतलब विस्तार और जो संकुचन होता है, विस्तार किधर होता है, विस्तार किधर होता है मांग वक्र पे, विस्तार जो है आपका इस तरफ होता है, संकुचन इस तरफ होता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। तो इसी को क्या कहते हैं, मांग वक्र पर संचालन। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग वक्र पर संचालन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 का जो आंसर है वो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है कि बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण अगर बिजली जो है वो बहुत ही कॉस्टली मिलने लगे तो जो बिजली के उपकरण है इसकी मांग जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, या इसमें से कोई भी नहीं, क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो मांग है वो क्या है, इसकी जो मांग है वो कम होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप ही कह सकते हो एक तरीके से पूरक वस्तु है ये, ठीक है। अगर बिजली बिजली के जो उपकरण है, बिजली के जो उपकरण है मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जो बिजली से चलती हैं उसको बिजली के उपकरण कहते हैं। तो आज जब बिजली नहीं होगी तो बिजली के उपकरणों को क्या काम, कोई काम ही नहीं। तो दोनों जो वस्तुएं हैं वो पूरक वस्तुएं हैं। और पूरक वस्तुओं में जैसे भी ऊपर मैंने आपको बताया कार और पेट्रोल का, अगर पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो लोग कार, स्कूटर कम खरीदेंगे, सिंपल वही क्वेश्चन है। अगर बिजली महंगी हो रही है तो भाई सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि जब बिजली कॉस्टली हो रही है तो वो लोग इसको कम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। कार और पेट्रोल वाला ही क्वेश्चन है। तो 15वें का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ क्या है। जैसे यहाँ पे मांग में संचालन पूछ रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से अब वो आपसे पूछ रहा है कि मांग वक्र में जो खिसकाव है इसका क्या मतलब है। मांग में खिसकाव कब, मांग वक्र में खिसकाव कब होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, मांग में वृद्धि कीमत के कारण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीमत, और यहाँ पे लिखा हुआ है कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कारणों के कारण परिवर्तन। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से मैंने ये समझा रखा है, मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो जब कीमत के कारण होता है तो उसे मांग वक्र पर संचालन कहते हैं जिसमें विस्तार और संकुचन आता है, और जब कीमतेतर कारकों के कारण होता है जिसमें अदर देन प्राइस फैक्टर आते हैं उसे मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। तो 16वें का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। सी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ही आपसे कहता है कि उपभोक्ता की आय में अगर कमी हो रही है तो इससे सामान्य वस्तुओं की उसमें क्या होगा। तो सामान्य वस्तुओं के साथ मैंने कैसा बताया, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग जो है वो भी बढ़ जाती है, और अगर घटती है तो घट जाती है। तो उसने बोला आय में अगर कमी हो रही है तो मांग में क्या होगी, मांग में जो है उपभोक्ता की मांग में जो है वो कमी हो जाएगी सामान्य वस्तुओं की। तो जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र जो है वो बाईं ओर जो है वो खिसक जाता है सामान्य वस्तु की स्थिति के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं। कह रहा है यदि अगर अन्य सभी बातें सामान्य रहे तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होती है, तो इसको जो है क्या कहते हैं,
तिरछा कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, या जो है प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है, कीमत की बात चल रही है और मांग की बात चल रही है। जैसे तीन तरीके के प्रभाव होते हैं, जब कीमत में चेंज होने से मांग में चेंज आ रहा है तो कीमत प्रभाव, जब आय में चेंज होने से मांग में चेंज हो रहा है आय प्रभाव, और प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब जैसे चाय की कीमत में चेंज होने से कॉफी की मांग में प्रभाव, तो वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। तो ए 18वें का जो आंसर है, 18वें का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कीमत प्रभाव। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कीमत और मांग के बारे में बात चल रही है। जैसे मांग के प्रकार होते हैं तीन, वही आपको ध्यान रखना है, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मांग के संकुचन की स्थिति में हम किधर संचालन करते हैं। संकुचन कैसे होता है, संकुचन होता है इधर ऊपर की तरफ, मांग वक्र में ऊपर की ओर जो है संचालन होता है। मांग वक्र पे ऊपर की ओर, समान मांग वक्र पे निचले बिंदु से ऊपर बिंदु की ओर, दूसरे मांग वक्र के दाईं ओर समान मांग वक्र पर ऊपर बिंदु से नीचे बिंदु की ओर। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए 19वें का। तो 19वें का जो आंसर है ये, कि भाई अगर हम यहाँ पे थे, यहाँ से अगर की मान लो इस कीमत पे हम इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो अगर कीमतें बढ़ जाएं तो हम मांग को कम कर देंगे, और बढ़ जाए तो और कम कर देंगे, तो ऊपर की ओर संचालन होता है इसके अंदर। तो 19वें का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 20वें की। मांग में वृद्धि जो है कब होती है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण, या उपरोक्त सभी। मांग में वृद्धि का वो आपसे रीजन पूछ रहा है। तो मांग में वृद्धि जो है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं अदर देन प्राइस फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मांग में वृद्धि कब होती है, जब अदर देन प्राइस फैक्टर, वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं जब उसमें चेंज आता है, तो वो जो है मांग में वृद्धि या मांग में कमी का कारण बनता है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये आपसे कहता है मांग के नियम की मान्यताओं का क्या मतलब है। मांग के नियम की मान्यता है, वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी स्थिर कीमत, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारक तत्व, उत्पादन की स्थिर लागत, या इसमें से कोई नहीं। तो हम जो कहते हैं कि भाई अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो वहां पे पूछ रहा है कि वो जो अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर जो होती हैं इसका क्या मतलब है। मांग के नियम की मान्यताओं का ये मतलब होता है कि जितने भी अदर देन प्राइस फैक्टर्स हैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, वो जैसे पहले थे अब भी वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। क्योंकि अगर उसमें चेंज आ गया तो मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है, वो फेल हो जाएगा। 21वें का जो आंसर है वो जाएगा बी, अदर देन प्राइस फैक्टर जो है उसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि मांग के नियम का उल्लंघन जो है वो कब होता है, जब आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, जब प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, और ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है। भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक ये आपका काम आने वाला है। आपको ये ध्यान रख, इसका जो आंसर है वो है सी, जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। जैसे अभी मैंने आपको जो गिफिन वस्तुएं जो आपको बताई हैं, मैंने अभी आपको जो गिफिन वस्तुएं बताई है, मैंने उसमें आपको ये बताया कि भाई जब इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग घट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इस वस्तुओं के अंदर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो आय प्रभाव होता है वो तो होता है ऋणात्मक, और जो आय प्रभाव जो ऋणात्मक होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि जो स्थानापन्न प्रभाव होता है या प्रतिस्थापन प्रभाव उसको जो है कह सकते हो लपेट लेता है, ठीक है। स्थानापन्न प्रभाव इसका कम शक्तिशाली होता है, और आय प्रभाव जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस वजह से गिफिन वस्तुओं पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। जब आप वीडियो नंबर 27 देखेंगे
जो मैं आपको बता रहा हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 27 देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, ऋणात्मक प्रभाव, शक्तिशाली कम शक्तिशाली। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा है किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण, अगर वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो रही है तो उससे क्या होगा, उपभोक्ता, ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी होगी, या उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, या ए और सी, या ए और सी दोनों। क्या जो है, क्या इसका आंसर होगा, उपभोक्ता, वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो रही है, तो जब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो सिंपल सी बात है, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो रियल इनकम है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगी। तो ए और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो मान लीजिए एक उपभोक्ता है जिसकी आय 1000 रुपए है, और वो किसी वस्तु की कीमत ले लेते हैं हम यहाँ पे 100 रुपए पे, वो उस वस्तु की कितनी मांग करता है, 100 रुपए पे वो उस वस्तु की 10 मांग करता है, ठीक है। अब उस वस्तु की जो कीमत है वो हो गई 50 रुपए, और उपभोक्ता की जो आय है वो 1000 रुपए ही है। अब वो इस 50 रुपए पे जब इसकी कीमत घट गई, अब वो इस 50 रुपए पे इसकी कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, 20 क्वांटिटी खरीद सकता है उसी 1000 रुपए की इनकम पे, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो इससे हमारी जो, मेरी इनकम 1000 रुपए ही है, लेकिन अब मैं उसी 1000 रुपए की इनकम पे जिस वस्तु की मैं पहले 10 क्वांटिटी खरीद रहा था, अब मैं उस वस्तु की 20 क्वांटिटी को बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। अब मैं उसी 1000 रुपए से 20 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपकी जो रियल इनकम है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गई है, ठीक है। ये इस तरीके की जो इंक्रीमेंट, दो तरीके की इनकम होती है बेटा, एक होती है रियल इनकम, ठीक है, और एक होती है एक्चुअल इनकम। एक होती है रियल इनकम, एक होती है एक्चुअल इनकम। अगर इनकम 1000 से 2000 हो जाए तो वो होती है एक्चुअल इनकम, वो एक्चुअल इनकम में वृद्धि होती है। लेकिन जब इस तरीके से होती है, इनकम तो मेरी 1000 ही है, लेकिन उस वस्तु की कीमत घटने से अब मैं उस वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता हूँ उसी प्राइस पे, तो उस चीज को रियल इनकम कहते हैं, रियल इनकम के अंदर इंक्रीमेंट। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24 में ये आपसे कहता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव तब प्रभावी होता है जब वस्तु की कीमत सापेक्षता सस्ती होती है, सापेक्षता महंगी होती है, या स्थिर हो जाती है, या ए और बी जो है दोनों। तो प्रतिस्थापन प्रभाव तब प्रभावी होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जब या तो कीमत सस्ती हो, या कीमत जो है, या कीमत जो है महंगी हो, तो जो है प्रतिस्थापन प्रभाव प्रभावी होता है। तो 24वें का जो आंसर है वो जाएगा डी। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए जरा। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि चित्र 17 के अंदर मांग वक्र का जो ढलान है वो कैसा है। ये आपको मांग वक्र दे रखा है, तो हमें बताना है इसका जो ढलान है ये ऋणात्मक ढाल वाला है, धनात्मक ढाल वाला है, स्थिर है, या दोनों है। तो भाई ये कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो ढलान होता है, ये जो ढलान होता है, मांग वक्र का जो ढलान है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋणात्मक तो है ही, ठीक है, ऋणात्मक तो है ही, और ये जो होता है बिल्कुल एक सीधी रेखा, एक स्थिर है। तो ऋणात्मक भी है और स्थिर भी है, इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक और स्थिर। मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना बन रहा, ऐसा थोड़ी ना बन रहा, ऐसा कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्थिर भी है, और नीचे की तरफ ढालू हो रहा है तो ऋणात्मक भी है। तो ए और सी जो है, ए और सी दोनों इसके जो है आंसर हो जाएंगे। 25वें का जो आंसर है वो है डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहता है कि अगर एक कीमत दे रखी है, एक मांग अनुसूची आपको दे रखी है, 1 रुपए पे एक उपभोक्ता इतनी खरीदता है, 2 रुपए पे इतनी, 3 पे यहाँ डैश लिखा हुआ है, 4 पे इतनी, 5 पे इतनी, ऐसे बी उपभोक्ता 1 रुपए पे इतनी, 2 रुपए पे इतनी, 3 पे इतनी।
एक ए उपभोक्ता है कि बी उपभोक्ता है, दो वस्तु एक एक वस्तु है, उसके दो उपभोक्ता है, और यहाँ पे लिखी हुई है बाजार मांग। मतलब बाजार मांग जो है वो ए प्लस बी, दो उपभोक्ता है। बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है। तो 1 रुपए पे दोनों उपभोक्ता कितनी मांग करते हैं? इतनी। 2 रुपए पे कितनी करते हैं? इतनी। 3 रुपए पे इतनी। 4 रुपए पे इतनी। तो यहाँ पे तीन जो है फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे खाली हैं। मुझे ये बताना है इन फिलिंदा ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इस फिलिंदा ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो मैंने बोला ये ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कह सकते हो सी। बाजार मांग जो है वो व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है, ठीक है। तो बाजार मांग जो है वो 22 है, बाजार मांग जो है वो 22 है। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को जोड़े कि 22 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 22 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 13 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होना चाहिए कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं और 17 आ जाए? तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, क्योंकि 10 और 7 17 होते हैं। और 6 और 4 सॉरी, यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 6 4 कितना होता है? 6 4 10। तो 13 7 और 10 ये आएगा इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में। 13 7 और 10, 26वें का जो आंसर है, 26वें का जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला क्या लगाना है भाई, ए दोनों इन दोनों का जोड़ होते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बाजार मांग। ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, कभी ये गायब है, कभी ये गायब है, कभी ये गायब है, तो यहाँ पे संख्याओं को पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस करना है जैसे मैंने अभी किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं ए मांग के सिद्धांत वाले चैप्टर से। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, गिफिन वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है, एग्जाम के ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इस पीडीएफ को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं? पीडीएफ का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी पीडीएफ आपके फोन में जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप जो है उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और आप जो है वहां पे क्लिक करते ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया इस चैप्टर के 26 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसका नाम है मांग की लोच। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो उस चैप्टर से बनते हैं और एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है इसकी कहीं ज्यादा है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी है, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए, एक भी चैप्टर के एमसीक्यू आपसे जो है वो मिस ना हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।